स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग मिले हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 2 के लिए। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो ये बट ऑब्वियस हो जाएगा कि लेक्चर नंबर 2 आपको समझ में नहीं आएगा। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, और प्लेन मिरर जब इमेज फॉर्म करता है तो वो इमेज कैसी फॉर्म करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर है। वो आप आज की हेडिंग से समझ ही गए होंगे, बट फिर भी इन डिटेल जाऊं तो हमें आज पढ़ना है सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के हैं, उनको लेके बेसिक डेफिनेशंस, और फिर आज हम स्फेरिकल मिरर्स के रूल्स के बारे में बात करेंगे। और अगर समय ने साथ दिया तो हम आज हो सकता है इमेज फॉर्मेशन पे भी पहुंच जाएं। ठीक है जी। बाकी वैसे मैं चाह रहा था कि इमेज फॉर्मेशन का एक अलग से लेक्चर आया आपके पास, बट देखते हैं, चलो फ्लो की बात है। बट द पॉइंट इज कि सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कि स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्लेन मिरर के बारे में बात की थी। अब प्लेन मिरर वो है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन है ना। लेकिन स्फेरिकल मिरर कौन है? जो कि स्फेरिकल होते हैं, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को स्फेरिकल मिरर में गलत डेफिनेशन दे दी गई है या गलत डायग्राम दे दिया गया। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास एक मिरर है, ये मेरे पास एक मिरर है, तो अभी मैं नहीं बता सकता कि ये एक कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। तो सारा खेल इसका होता है कि कहाँ पे पॉलिश हो रखा है और कहाँ पे लाइट गिर सकती है। जैसे कि इसके बाहर निकले हुए सरफेस पे जो है वो पॉलिश हो रखा है, और अंदर धसे हुए सरफेस पे ऑब्वियस सी बात है लाइट गिरेगी। तो अगर अंदर धसे हुए सरफेस पे लाइट गिरती है तो इसे कहा जाता है कनकेव मिरर। अब मैं अगर आपको बोलूं कि ये मिरर कौन सा है, तो कई बच्चे ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ या पेड बैच की बात कर रहा हूँ, ये देख के बोलते हैं कि सर अगर ये कन्वेक्स ये कनकेव है तो ये कन्वेक्स हो जाएगा, बट गलत है। अगेन मैंने शेड तो किया ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ तो अब क्या होगा? अभी भी ये कनकेव है, बिकॉज अंदर धसे हुए सरफेस पे लाइट गिरती है। चलो अब ये पता हो कौन सा मिरर है, तो अभी हम नहीं बता सकते कि ये मिरर कौन सा मिरर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पॉलिश कर देता हूँ तो अब ये जो मिरर हमारा बन जाएगा वो कनकेव बन जाएगा, बिकॉज अंदर धसे हुए सरफेस पे लाइट गिर रही है और बाहर निकले हुए सरफेस पे जो है वो पॉलिशिंग हो रखी है। वहीं पे बिल्कुल अगर मैं आपसे कन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कन्वेक्स मिरर इसका उल्टा है। अंदर धसे हुए सरफेस पे अगर पॉलिश हो रखी हो और बाहर निकले हुए सरफेस पे अगर लाइट गिर सके तो उसे हम कन्वेक्स मिरर कह देते हैं। अंटिल ये देखो भाई, अब अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या ये वाला जो मिरर होगा क्या वो कनकेव हो जाएगा? नहीं। अगेन पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर ये और किस पे लाइट गिरेगी इस पे डिपेंड करता है। वो अलग बात है कि हम बाय डिफॉल्ट डायग्राम्स हमेशा कनकेव के ऐसे बनाते हैं और कन्वेक्स कैसे, बट आपको वैसे नॉलेज होनी चाहिए कि जब बाहर निकले हुए सरफेस पे लाइट गिरती है तो उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं और अंदर पे पॉलिश हो रखी हो। और उल्टा हो, अगर अंदर धसे हुए सरफेस पे लाइट गिर सके और बाहर निकले हुए सरफेस पे पॉलिशिंग हो रखी हो तो उसको हम लोग जो है वो कनकेव मिरर कह देते हैं। ठीक है ना। अब कनकेव मिरर की परिभाषा में क्या लिखा हुआ है देखो, स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स, है ना, जो अंदर की तरफ कर्व्ड हो रखा हो, और वहीं पे स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स। ठीक है। लेकिन आज हम लोगों को मेनली कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में कुछ बेसिक डायग्राम्स, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग कनकेव और कन्वेक्स मिरर। अब जैसे कि ये हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। अब कनकेव और कन्वेक्स मिरर की परिभाषा को समझने के लिए यहाँ पे हमने एक गोला बनाया है। बहुत ध्यान से सुनना होगा जो भी अब बताया जा रहा है। कुछ डेफिनेशंस हैं जो इन मिरर्स को रिगार्डिंग है, जो आगे जाके लिखी हुई हैं, बट पहले इनको हम लोग समझ लेते हैं। पहली बात तो मिरर्स बनते कैसे हैं, तो आंसर है अगर आपके पास एक ग्लास का स्फेयर हो। सबसे पहले बात तो ये एक सर्कल नहीं है, ये एक स्फेयर है। मतलब
बोर्ड पे अगर मैं इसको बना रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, बट आपको इमेजिन करना है कि ये कांच का स्फेयर है, बॉल जैसा है, बहुत बड़ी ग्लास की, जिसके आप आर पार देख सकते हो, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें यहाँ पे इसको काट देता हूँ यहाँ से और इस वाले हिस्से पे इसकी पॉलिश कर देता हूँ, तो मुझे कौन सा मिरर मिल जाएगा? तो आंसर है मुझे कन्वेक्स मिरर मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको पॉलिश कर देता हूँ तो मुझे कौन सा मिरर मिल जाएगा? कनकेव। तो पहली बात तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं ये आपको समझना है। हमारे पास कांच का स्फेयर है, उसको काट दो, एक हिस्से पे पॉलिश कर दो, तो कौन सा मिरर बन गया? कन्वेक्स। बाहर निकले हुए सरफेस पे पॉलिश कर दो तो कौन सा मिरर बन गया? कनकेव, ठीक है। तो अब बेसिक डेफिनेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मिरर होता है, जैसे ये हमारा ए से लेके बी तक का मिरर है, तो इसका जो ये डायमीटर है, ए से लेके बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है, ऑब्वियस बात है ए से आगे जाऊंगा तो वहाँ पॉलिश नहीं हो रखी है, वो मिरर का हिस्सा नहीं है, वहाँ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। तो ऐसे पहली बात तो ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को हम लोग एपर्चर कहते हैं। एपर्चर का मतलब होता है द दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। पहले डायमीटर ऑफ द मिरर, या ऐसा ही बोल सकते हो द लेंथ ऑफ द मिरर, या द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। कैसे मर्जी इसको डिफाइन कर सकते हो, बट हमारे किताबों में लिखा रहता है डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। तो ए से लेके बी तक को एपर्चर बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे भी अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये ए से लेके बी जो है वो ये एपर्चर है। अब अगर मैंने मिरर मान लो ऐसे काटा होता तो ये मेरा एपर्चर हो जाता, मैंने मिरर ऐसे काटा होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एपर्चर हो जाता। तो एपर्चर आपको समझना होगा कि डिपेंड करता है कि मैंने मिरर कितना बड़ा लिया है, ठीक है। अब एपर्चर के बीचों बीच, एकदम बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग पोल कहते हैं। एपर्चर के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग पोल कह देते हैं। ये पोल है हमारे लिए। तो द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर कह लो या द मिड पॉइंट ऑफ द एपर्चर कह लो, इससे कहा जाता है पोल, ठीक है ना। अब जिस हमने स्फेयर से हमारे मिरर्स को काट के अलग किया है उसका एक सेंटर होगा, उस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हमने जिस स्फेयर से अपने मिरर्स को काट के अलग किया है उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं, ठीक है जी। अब एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाती है। एक इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आप घबराओ मत, सबकी परिभाषा देखो आगे जाके आपको मिलेगी, तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, हर चीज़ की डेफिनेशन आपको आगे जाके मिलने वाली है। बट ये जो एक्सिस है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दोबारा से बोलेंगे, हमारे मिरर के डायमीटर को एपर्चर कहा गया है, उसके मिड पॉइंट को पोल गया कहा गया है, जिस स्फेयर से हमने अपने मिरर्स को काट के अलग किया है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा गया है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन को हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस कहा है। इतना समझ में आता है। अब क्या ये कहना ट्रू होगा या फॉल्स कि जो कन्वेक्स मिरर है, जैसे कि ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है और ये हमारे पास कनकेव मिरर है, जो कन्वेक्स मिरर है क्या ये कहना ट्रू होगा या फॉल्स? कमेंट सेक्शन में बताना कि कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके मिरर के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर। ट्रू और फॉल्स कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या ये कहना सही होगा कि फॉर कनकेव कन्वेक्स मिरर, सॉरी, फॉर कन्वेक्स मिरर center of curvature is behind the mirror, and for concave mirror center of curvature is in front of the mirror? True or false? For convex mirror center of curvature is behind the mirror, for concave mirror center of curvature is in front of the mirror. ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताओ। तो आंसर है ये ट्रू है।
अब आखिरी डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनको पढ़ेंगे जो जो हमने पढ़ा अभी, कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दिया गया है। ऐसे ही ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा गया है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उस स्फेयर का रेडियस है जिससे हमने अपने मिरर्स को काटा है, ठीक है, बट इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोला गया। और जिन भी पी सी आर जिनसे भी मैं शो कर रहा हूँ ये उन्हीं सिंबल से शो करना है आपको, ठीक है जी। चलो एक एक करके इनके परिभाषा को अगर यहाँ से पढ़ भी लें, तो पोल क्या है, ये सेंटर है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो कि हमारा स्फेरिकल मिरर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सेंटर है उस स्फेयर का जिससे हमने अपने लेंस को काट के अलग किया है, ठीक है जी। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी लिखा हुआ है कि ये क्या है, फिर अपर्चर के बारे में लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो नई डेफिनेशन है और वह फोकस के बारे में, लेकिन क्यों ना पहले यहाँ पे हम लिख दें एक नोट का पॉइंट, और वह है कि फॉर concave mirror center of curvature is in front। कन्वेंशनली अगर आप कनकेव मिरर इधर बना दोगे तो उसके बिहाइंड हो जाएगा, बट कन्वेंशनली हम हमेशा कनकेव मिरर जो है और कन्वेक्स मिरर जो है वो ऐसे ही बनाने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में क्या 12 तक में भी हम कनकेव मिरर इस साइड ही बनाएंगे, कन्वेक्स इस साइड ही, सॉरी उल्टा बोल दिया, कन्वेक्स इस साइड ही बनाएंगे, कनकेव इन साइड ही। तो इसीलिए कनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर उस साइड होगा। हो सकता है आपके मन में एक सवाल आ रहा हो, होशियार बच्चों के तो आ ही रहा होगा, सर अगर मैं इधर पॉलिश कर दूं, अगर मैं इधर पॉलिश कर दूं तो ये वाला जो मिरर है वो कनकेव बन जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट ऐसा हम करने वाले नहीं है क्योंकि ये कन्वेंशन है। अब ऐसा ही होगा पूरे साल, पूरे चैप्टर में, इवन 12 तक में भी। यार देखो एक बहुत लॉजिकल बात बोलता हूँ, मतलब लॉजिकल नहीं है बट लॉजिकल हो गई है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि आप कभी किसी शादी में गए, आप सभी बच्चे शादी में तो गए होंगे, है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने नोटिस किया होगा कि दूल्हा दुल्हन में जो दूल्हा होता है और दुल्हन होती है उसकी सीट जो होती है वो फिक्स्ड होती है, कि दूल्हा जहाँ तक मुझे लगता है राइट साइड बैठता है और दुल्हन जो है वो लेफ्ट साइड बैठता है। ऑल्दो मेरी शादी हो गई है लेकिन मैं भूल गया हूँ, ऐसी बुरी बात है मैं अक्सर भूल जाता हूँ अच्छी बात है मैं याद रखता हूँ। लेकिन दूल्हा जो है वो अक्सर राइट साइड ही बैठता है और दुल्हन जो है वो लेफ्ट साइड बैठती है, अगर मैं सही कह रहा हूँ हिंदुओं में। ऑल्दो अगर मैं उल्टा भी कह रहा हूँ तो वो फिक्स्ड पोजीशन है ना भाई। लेकिन ऐसा क्यों है, तो आंसर है बाय कन्वेंशन। अब ठीक है पंडित जी ने बोल दिया, हमारे शायद शास्त्रों ने बोल दिया, या किसी ने बना दिया कि राइट साइड पे दूल्हा बैठेगा और लेफ्ट साइड पे दुल्हन बैठेगी, लेकिन अब वो चला आ रहा है। अब आप अपनी शादी में उठ के ये नहीं बोल सकते कि मैं इस बात के खिलाफ हूँ, अगर ये बाय कन्वेंशन ही है तो कोई बात नहीं, मैं लेफ्ट साइड बैठ जाऊंगा और दुल्हन को राइट साइड। नहीं यार देखो, वैसे ही आपकी जीवन आपसे उस दिन बहुत बड़ा मजे ले रही है तो आप और मजे नहीं लोगे, है ना तो कहने का मतलब ये आप कहोगे ठीक है जो कन्वेंशन है उसी पे चलते हैं। पॉइंट समझना आप मेरी बात, ठीक है ना, मेरी बात को समझना। तो वो बातों से हम मजे नहीं लेते हैं, जो कन्वेंशन बन गए वो बन गए। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे भी जो कन्वेंशन बन गए वो बन गए। क्यों, क्योंकि भाई अब आप भी और मैं भी सब सेम डायग्राम बनाएं ताकि हमारी पढ़ाई सिमिलर सी हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर के फ्रंट में होगा लेकिन कन्वेक्स के पीछे आ जाएगा, ये बात आपको समझनी है। तो फॉर कनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट एंड फॉर कन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन बिहाइंड इट। इज इन क्यों, इज बिहाइंड इट, ठीक है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे हो जाएगा। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी डेफिनेशन तो हो जाती हैं, आप पढ़ भी लेना, आपको पीपीटी तो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस सॉरी डेफिनेशंस आती हैं, वो है फोकस और फोकल लेंथ। फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, बट हम इस पूरे चैप्टर में इसको फोकस ही बुलाने वाले हैं वैसे तो, जिसको हम कैपिटल एफ से शो करने वाले हैं।
और फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल f से शो करने वाले हैं। अब ये दो टर्म्स क्या हैं? इन दो टर्म्स को हमें अलग से समझना होता है, उस वाले डायग्राम से नहीं, इनके डायग्राम हमें अलग से बनाने होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे फोकस को समझेंगे फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए फोकस को समझेंगे, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपने एक बारी में सुना तो ये आगे का जीवन आपका सफल होगा, अदरवाइज बर्बाद हो जाएगा। कोई भी मिरर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रिंसिपल एक्सेस खींचनी है। उसके बाद आपको अपना कंपास जो है वो 6 सेंटीमीटर का खोलना है। अब वाई 6? बिकॉज 4 पे खोलने पे डायग्राम बहुत छोटा बनता है और 8 पे खोलने पे बहुत बड़ा। तो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस, 16 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि 6 सेंटीमीटर पे डायग्राम परफेक्ट बनते हैं। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले एक यहाँ पे पॉइंट मार्क करना है C, क्योंकि हम लोग कनकेव मिरर बना रहे हैं, और कंपास खोलना है 6 सेंटीमीटर का। उसकी निडल आपको यहाँ रख देनी है। उसके बाद आपको एक 6 सेंटीमीटर के कंपास से आर्क लगा देनी है, इधर शेड कर देना है, इधर पोल नाम दे देना है। ये बन गया आपका कौन सा मिरर? तो आंसर है ये आपका बन गया कनकेव मिरर, ठीक है जी। ये आपका बन गया कनकेव, क्योंकि यार अब तो आप ठीक है, अब आप ढंग से आग लगाओगे तो वो यूनिफॉर्म लगेगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बट ये आपका बन गया कनकेव मिरर, ठीक है ना। यहाँ पे आपने शेड कर दिया, ये हमारा आ गया पोल। अब फोकस क्या होता है? पहली बात तो, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कनकेव मिरर पे बहुत सारी पैरेलल लाइंस आती है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती हैं और आपस में भी पैरेलल होती हैं, तो क्या होता है? कनकेव मिरर में पैरेलल जाने वाली जितनी भी लाइट रेज होती हैं वो सारी की सारी एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। वो सारी की सारी एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, और कमाल की बात यह है कि उस पॉइंट को हम लोग फोकस कह देते हैं। एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं और उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। दोबारा समझते हैं। मान लो मेरे पास एक कनकेव मिरर है और मैं उस पर बहुत सारी पैरेलल लाइट रेज गिरता हूँ, तो सारी पैरेलल आने वाली लाइट रेज जाके मिरर पे टकराती है और टकरा के एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो जाती हैं। उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं फोकस। उस पॉइंट को नाम दिया जाता है फोकस, ये बात ध्यान रखना। उस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है? फोकस। अब कनकेव मिरर ने क्या किया? सारी पैरेलल आने वाली लाइट रे को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया, इसीलिए इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कह देते हैं। इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कह देते हैं, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। और फैक्ट्स की बात क्या कहती है, इसको हम लोग 12th क्लास में प्रूव भी करेंगे, कि जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के लगभग बीच में होता है। लगभग से मेरा कहने का मतलब है नॉट एग्जैक्टली, बट हम मान के चलते हैं कि वो लगभग बीच में ही होता है। अब एक और फैक्ट की बात सुनिए। फैक्ट की बात यह है कि आपको याद होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है जी। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। और फैक्ट ये है कि अगर फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली बीच में है, तो क्या ये कहना सही होगा कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लगभग लगभग हाफ होगा? हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली हाफ बोल रहे हैं, बट यूज करते वक्त, न्यूमेरिकल करते वक्त हम एग्जैक्टली हाफ ही लेंगे। ऑल दो अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर का है, तो फोकल लेंथ लगभग 3 होगी, 2.9 या 1.01 ऐसे मान लो, बट हम उसको मान के चलेंगे कि वो 3 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर को 6 सेंटीमीटर पे बनाया था, तो फोकस को आप 3 पे बनाओगे। बात समझ में आ गई? यानी ये जो पॉइंट है वो पोल से 3 सेंटीमीटर पे होगा, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं फोकस। फोकस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी लाइट यहाँ पे आके फोकस हो जाती है ना, इसलिए, ठीक है। लेकिन अगर यही पढ़ाई हम कनकेव मिरर की बजाय
कन्वेक्स मिरर के लिए करें, कन्वेक्स मिरर के लिए करें। पहली बात तो कन्वेक्स मिरर को हम लोग, आई होप आपको पता हो, 7th 8th क्लास से डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मिरर होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है। करना क्या है इसमें, अगेन प्रिंसिपल एक्सेस, बट इस बार ही आपको सी जो है वो यहाँ पे मार्क करना है, क्योंकि कन्वेक्स का सी उसके पीछे होता है। उसके बाद अगेन वही काम करना है, 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा देनी। कितने सेंटीमीटर की, 6। उसके बाद यहाँ पे आपको शेड कर देना है और ये आपका पोल आ जाएगा, सिंपल है। अब क्या करना है, कन्वेक्स मिरर में उल्टा होता है, ये लाइट को फैलाता है। अब अगर लाइट फैलती है तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर तो कहीं पे मिलेगी नहीं, बट ऐसा अपीयर होता है, ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि लाइट रे इस एक पॉइंट से आ रही है, लाइट रे इस एक पॉइंट से आ रही है, लाइट रे इस एक पॉइंट से आ रही है, लाइट रे इस एक पॉइंट से, ऑल्दो लाइट फैल जाती है, लेकिन ऐसा अपीयर होता है कि लाइट रे अगर हम यहाँ से देखें तो ऐसा लगता है कि लाइट रे इधर से इस वाले पॉइंट से डाइवर्ज आउट हो रही है। इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं फोकस, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं फोकस। इतनी बात समझ में आई, इस पॉइंट को नाम दिया जाता है फोकस। सेम है, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। अगेन बात वही लागू होती है कि ओहो, इस पेन की निब टूट गई यार, कोई बात नहीं, इसके दूसरी साइड से लिख लेते। हाँ, तो अगेन यहाँ पे भी यही बात लागू होती है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लगभग हाफ होती है, बट न्यूमेरिकल्स करते वक्त हम इसको एग्जैक्टली हाफ लेंगे, ठीक है। बट आपको अगर कोई बोले कि फोकस क्या है, तो कनकेव मिरर में फोकस की परिभाषा क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पैरेलल आने वाली सारी लाइटें मिलती हैं, और कन्वेक्स में क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारी पैरेलल लाइट मिलते हुए अपीयर होती हैं, लगता है वो मिल रही हैं लेकिन मिलती नहीं है, बल्कि वो तो डाइवर्ज हो जाती हैं। बात समझ में आती है? तो ये खेल रहेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो मेन काम है वो शुरू होने वाला है। यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो हमारा मकसद है, हमारा जो फाइनल एम है वो है इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज कैसे बनाते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। लेकिन आज हम पहले रूल्स बनाते हैं। 4 रूल्स होते हैं कनकेव मिरर के और 4 रूल्स होते हैं कन्वेक्स मिरर के। उन 4 रूल्स की मदद से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो मेरा कॉमन सेंस वाली बात ये कहती है कि अगर आपको रूल्स बनाने नहीं आए ढंग से तो आप इमेज फॉर्मेशन भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो यही डायग्राम, अगर एक अच्छा बच्चा है जो मेरी बात सुनेगा, जो चाहता है कि यूट्यूब से भी पढ़ के बिना कोई पेड कोर्स लिए भी हम बिना किसी ऑफलाइन ट्यूशन जाए भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अगर ये एग्जाम्पल सेट करने वाला कोई बच्चा है तो मेरी बात सुनेगा ध्यान से, और वो क्या करेगा, मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करो, ये डायग्राम पहले ढंग से बनाओ, ठीक है जी, ये डायग्राम पहले ढंग से बनाओ, फिर ये आगे बढ़ना। चलो आगे बात करते हैं। अगर मान लेते हैं आपने डायग्राम बना लिए, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के हम लोग यहाँ पे रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। हम इमेज फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। कुल मिला के 4 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, पहले हम लोग रूल किसके लिए पढ़ रहे हैं, कनकेव के लिए, फिर किसके लिए पढ़ रहे हैं, कन्वेक्स के लिए। अच्छा डायग्राम सेम है, पहले प्रिंसिपल एक्सेस, फिर सी मार्क किया, 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, शेड किया, 3 सेंटीमीटर फोकस बनाया। मैंने बना के रखे हैं ताकि टाइम बच जाए, आपको हर बार ऐसे ही करना, ठीक है। पहला रूल, अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, अब कई बच्चों की लाइन पैरेलल गलत होती है, यहाँ पे कम डिस्टेंस होता है, यहाँ पे ज्यादा। पैरेलल का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए वो तो बराबर होना चाहिए। कई बच्चों की पैरेलल लाइन ऐसी हो जाती है, कईयों की ऐसी हो जाती है, या कई बार बहुत छोटा फर्क होता है लेकिन फर्क होता है, और छोटे छोटे फर्क आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।
तो प्रिंसिपल एक्सिस की एक लाइट अगर पैरेलल जा रही है, अब देखो मेरे में थोड़ा सा फर्क है, ऑल्दो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, मेरे पास स्केल नहीं है, बट आप लोग ध्यान रखना, अगर एक लाइट, पहला रूल, अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है जी, अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो इट विल पास थ्रू दी फोकस, एक एरो रिफ्लेक्शन से पहले और एक एरो रिफ्लेक्शन के बाद, है ना। ये क्या हुआ भाई? अच्छा, पहले हम कनकेव में ही सॉरी चारों रूल्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी कनकेव ही बना हुआ है ना। तो रूल नंबर 1 है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएं तो हमारे पास आ जाएगा रूल नंबर 2। बहुत सिंपल सा रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इसका उल्टा है, बिल्कुल इसके अपोजिट है, कि अगर एक लाइट रे फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रूल कहता है पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास, ये कहता है फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4, पहले हमने कनकेव के लिए ही बना लिए सारे, ठीक है। अब रूल नंबर 3 रूल नंबर 4 क्या कहता है? पहले रूल ने क्या बोला? पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास। सेकंड ने बोला फोकस से जाएगी तो पैरेलल। थर्ड रूल कहता है कि अगर एक लाइट रे सी से जाएगी तो वहीं से वापस आ जाएगी। इफ अ लाइट रे पासिस फ्रॉम सी, ऐसे नीचे भी जा सकती थी तो वहीं से वापस हो जाती। अभी हमको एक बना देते हैं, अगर एक लाइट रे सी से जाएगी तो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद रूल नंबर 4 की अगर बात करें कि अगर एक लाइट रे पोल पे गिरेगी, अगर एक लाइट रे कहाँ पे गिरेगी? पोल पे, तो जितने एंगल पे वो गिरेगी, एंगल आई, उतना ही एंगल आर बना के वो वापस चली जाएगी। तो ये एंगल आपको डी से नापना होगा, ठीक है ना। अगर एक लाइट रे पोल पे गिरती है एंगल आई बना के, तो सेम इक्वल एंगल बना के वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये 4 रूल्स हैं हमारे पास। अगेन मैं आपको सलाह दूंगा कि इन चारों रूल्स को आप पहले बनाओ, फिर हम कन्वेक्स मिरर पे चलेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इन चारों रूल्स को दोबारा से बनाओ। दोबारा मतलब आपने तो एक बार भी नहीं बनाए। डन है। आई होप इस वीडियो को आपने प्ले किया है चारों रूल्स बनाने के बाद। सलाह तो यही है, मानो चाहे ना मानो। अब हम यही चारों रूल्स किसके लिए भी बनाएंगे बच्चों? कन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये हमारे पास अब एक कन्वेक्स मिरर आ गया। कैसे बनाते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस 6 सेंटीमीटर पे सी है, आर्क लगाया, 3 सेंटीमीटर पे फोकस आ गया। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे भी सबसे पहले आ जाएगा रूल नंबर 1। सेम रूल्स होंगे, अब आपने बना लिए हैं तो आपके रजिस्टर में बने हुए होंगे, तो आप कंपेयर करते चले जाएंगे, इसलिए मैंने बोला था बना लो। ठीक है जी, चलो। वहां पे पहला रूल क्या है? पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास। यहाँ पे क्या है? पैरेलल लाइट जाएगी तो ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से पास हो रही है, अदरवाइज वो तो सीधी निकल जाएगी, है ना। पैरेलल जाएगी तो ऐसा अपीयर होगा, लाइट रे पैरेलल जाएगी तो ऐसा अपीयर होगा यहाँ से पास हो रही है, वो फोकस के तरफ से निकल जाएगी। ये लाइन सीधी है बिल्कुल, है ना। रूल सेकंड, वहां पे क्या था? फोकस से जाएगी तो पैरेलल, तो यहाँ पे क्या होगा? फोकस के तरफ जाएगी, फोकस के तरफ जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों रूल्स में अगर मैं एरो ना बनाऊं, आप इमेजिन करो इन दोनों रूल्स को विदाउट एरोज, तो सेम है। इसलिए एरोज बनाना बहुत जरूरी है, एक रिफ्लेक्शन से पहले और एक रिफ्लेक्शन के बाद, जो ये दिखाएगा एक्चुअली में कि लाइट रे कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, ठीक है। अब दिमाग लगाओ और रूल नंबर 3 कनकेव मिरर से देख के और रूल नंबर 4 कनकेव मिरर से देख के जल्दी से बना दो। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 बिना मेरी मदद लिए, मतलब बिना वीडियो को आगे देखे, पिछले कनकेव मिरर के डायग्राम से जल्दी से बना दो। देखो ईमानदारी की बात है, चीटिंग मत करना, ठीक है। बना दिए? अब वीडियो को प्ले तभी करना होगा भैया, नहीं बनाया तो फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए, तो क्या डायग्राम बनेंगे? वहां पे क्या था? अगर एक लाइट रे सी से जाएगी तो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक। यहाँ पे वही है कि अगर एक लाइट रे सी के तरफ जा रही होगी, आई होप आप नोटिस कर रहे हो कि मिरर के पीछे की लाइन में डॉटेड बना रहा हूँ, क्योंकि वो उसके वहां जाती नहीं है, ऐसा अपीयर होता है।
तो अगर एक लाइट रे सी की तरफ जाएगी तो टकरा के वहीं से वापस आ जाएगी, बिल्कुल सेम। ठीक है जी। और ये रूल तो एग्जैक्टली दिखने में भी सेम है। क्या? कि अगर एक लाइट रे पोल पे गिरेगी एंगल आई बना के, अगर एक लाइट रे पोल पे गिरेगी एंगल आई बना के, तो डी से ही उतना एंगल आर बना के ये वापस चली जाएगी। अगर एक लाइट रे पोल पे गिरेगी एंगल आई बना के, तो डी से बनाना है उतना एंगल बना के वापस। ये मैंने गूगल से कोई फोटो डाउनलोड की थी, वहां पे पोल वी दिखा रखा था। हो सकता है किसी किताब में वी भी दिखाया, बट हमारी एनसीईआरटी ने तो पोल को पी ही दिखाया, तो हम पी दिखाएंगे। ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होने। तो डी से एंगल नापना है। एंड आई होप आपने ये जो एंगल्स हैं वो सही बनाए हों। अब इमेज फॉर्मेशन की अगर बात की जाए, तो इमेज फॉर्मेशन देखो, अगर आप ऑफलाइन के बच्चे होते तो मैं क्या करता। अभी जो जो बच्चे ऑफलाइन के हैं या पेड बैच के हैं वो जानते हैं। खैर पेड बैच में ऑनलाइन में भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बट ऑफलाइन में तो क्या ही होता है, बच्चा हमारा क्योंकि सामने होते हैं, तो मैं हर एक बच्चे के कॉपी पे जाता हूँ, रजिस्टर में जाता हूँ, बुकलेट में जाता हूँ, जाके चेक करता हूँ कि उसमें डायग्राम, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे डायग्राम गलत बनाते हैं। अगर ये रूल्स ही गलत हो गए उनके, तो फिर उनकी इमेज फॉर्मेशन में, जैसे एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, बताता हूँ क्या करते हैं। यहाँ पे करते हैं, जैसे ये लाइट रे पैरेलल जा रही है, अब ये लाइट रे फोकस के एकदम ये एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन बनेगी, बस ये डॉटेड है और रिफ्लेक्ट होके वहां। बट यहाँ पे काफी गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं, लाइट रे ऐसे, ये डॉटेड यहाँ है, तो उनके रिफ्लेक्शन वाली यहाँ चली जाती है, जो कि बहुत गलत डायग्राम। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज आपके अगर रूल्स गलत हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इमेज फॉर्मेशन तो गलत होगी ही होगी। ठीक है जी। तो अगली क्लास में हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन को करेंगे। इमेज फॉर्मेशन के बाद हम लोग यहाँ मिरर फार्मूला, उसके साइन कन्वेंशन और उसके न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हमारा रिफ्लेक्शन खत्म होगा। फिर मैं यहाँ पे एक वीडियो पोस्ट करूँगा जहाँ पे हम रिफ्लेक्शन के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है जी, जो कि पहले भी कर रखी है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इनकी प्रैक्टिस आप लोग करके रखें, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मेजरमेंट कंपास स्केल के साथ। थैंक यू।